Dum dum dum, I'ma pop it like गुड मॉर्निंग बच्चों एंड मोस्ट वेलकम टू अ न्यू चैप्टर। ऐसा है कि आज हम लोग जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो सेट और रिलेशन का ही आगे का फॉर्म है। अभी तक हम लोगों ने सेट चैप्टर को काफ़ी अच्छे से वरण्यम बैच में देखा है, उसका भी हमने टेस्ट ले लिया। रिलेशन टॉपिक को हमने देखा और रिलेशन का भी हमने टेस्ट ले लिया। अब जो नेक्स्ट चैप्टर बच्चों हम लोग का स्टार्ट होने वाला है वो है फंक्शन। देखो, जितना नॉर्मल सेट और रिलेशन चैप्टर था, नॉर्मल कहने का मतलब है स्टैंडर्ड उसकी जितनी नॉर्मल थी, ज़्यादा कुछ एलोबोरेशन नहीं था। अगर आप एक सिस्टमैटिक वे में अच्छे से पढ़ते हो तो आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, जितना अच्छा ये चैप्टर था। फंक्शन भी उतना ही अच्छा है और उतना ही क्रिएटिव, इनोवेटिव कह सकते हो, मिस्ट्री से भरा हुआ चैप्टर है मेरे हिसाब से। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत कुछ सीखना है बच्चों। इस अकेले के चैप्टर में अगर तुम डीप में जाके पढ़ो, ईमानदारी से, बोर्ड के साथ साथ एडवांस लेवल तक की चीजों को पढ़ने की जब तुम इस चैप्टर में कोशिश करोगे तो लगभग 20 से 22% मैथमेटिक्स आपका कवर अप हो जाता है। क्यों? इसमें आप टाइप्स ऑफ फंक्शन पढ़ लेते हो, जो कि ट्रिग्नोमेट्री से स्टार्ट होकर लॉगरिदम, टॉगरिदम वगैरह सब चला आता है। उसके बाद आप इसमें डोमेन रेंज पढ़ते हैं तो आप इनइक्वालिटीज के चीजों को सॉल्व करना समझ जाते हैं। आप फंक्शन के बारे में सीखते हैं तो आपका ऐसे ही कैलकुलस का इंट्रोडक्शन आपसे हो गया। कहीं ना कहीं ये तुमको बहुत अच्छे तरीके से मैथ्स में निपुण बनाने की कोशिश करता है। तो इस चैप्टर को आप लोग प्लीज हल्के में मत लीजिएगा। और ये चैप्टर सेट और रिलेशन की तरह छोटा चैप्टर नहीं है। इसको कम से कम हम लोग का जो क्लासेस है वो 15 से 20 क्लासेस लगेगा, उससे एक कम क्लास नहीं लगने वाले। यानी अगर हम कहें कि आज है 17 अगस्त, ठीक है, आज अगर 17 अगस्त है तो गारंटेड बात है मेरे प्यारे बच्चों कि ये खत्म होने में पूरा अगस्त ले लेगा। यानी 13 दिन तो आपके इधर बचे और 2-4 दिन उधर ले लो तो पूरा अगस्त हमारा फंक्शन चलेगा। लेकिन इसके खत्म होने के बाद आप बहुत ही व्यापक लेवल पे चीज़ों को समझ जाएंगे और सीख जाएंगे। तो चलो बिना देर किए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर फंक्शन। तो आप प्लीज इसको लाइक कर दीजिए और जितने दोस्तों में इसको फैला सकते हैं फैला दीजिए। ये पहला चैप्टर है जिसका पहला वीडियो हम लोग पब्लिक कर रहे हैं। इसके बाद के वीडियोस प्राइवेट होंगे तो लोगों को पता चलेगा कि हम लोगों ने चैप्टर स्टार्ट किया। तो प्लीज इस वीडियो को जितना हो सकता है फैला दीजिए। ये पब्लिक वीडियो है, इसके बाद प्राइवेट वीडियो हो जाएगी। तो लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करना, प्रेजेंट सर लिखो और स्टार्ट करते हैं अपने आज की फंक्शन की जर्नी। देखो बच्चों, ऐसा है कि फंक्शन पढ़ने से पहले जिस तरह से हम हर चैप्टर पढ़ने से पहले उस चैप्टर का ब्रेन मैप देखते हैं, उसी तरह हम फंक्शन का भी ब्रेन मैप देखेंगे कि आखिर फंक्शन के अंदर क्या क्या पढ़ने हैं हमें, क्या सिलेबस है हमारी फंक्शन की। बोर्ड से हो, चाहे जेईई मेंस से हो, चाहे एडवांस से हो, किसी भी सेक्टर से हो, आखिर सिलेबस क्या है हमारे फंक्शन का, ये हम लोग को देखना काफी जरूरी है। तो चलो आओ देख लेते हैं कि फंक्शन का सिलेबस क्या है। देखिए, ऐसा है कि अगर हम चैप्टर की बात करें तो मेरा चैप्टर कौन सा है बच्चों? मेरा सुंदर सा चैप्टर है फंक्शन और काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है। तो जैसे ही हम फंक्शन की बात करेंगे, है ना, हम लोग फंक्शन में सबसे पहली चीज जो देखेंगे वो देखेंगे फंक्शन की डेफिनेशन। एकदम ध्यान से देखना कि आखिर फंक्शन को डिफाइन कैसे किया गया है, फंक्शन का डेफिनेशन क्या है। तो भाई साहब, पहले तो हम लोग फंक्शन को एकदम ही सरल शब्दों में समझेंगे। सरल शब्दों में समझने का मतलब है हम सबसे पहले तुमको किताबी ज्ञान नहीं, इसको देसी रूप में समझाएंगे। मेरे देसी रूप कहने का मतलब समझो। देसी रूप मतलब वो चीजें जो कि किताब से कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन उस तरीके से अगर समझोगे तो फंक्शन का एक कॉन्सेप्ट दिमाग में बिल्टअप होने लगेगा, एक इमेज बिल्ट होने लगेगा कि फंक्शन क्या है।
जब देसी चीज आप समझ जाओगे, यानी देखो वो कोई देसी बातें कोई किताबी ज्ञान नहीं है, वो एक एक्सपीरियंस पे बेस्ड एग्जाम्पल के थ्रू चीजें हैं, ठीक है। तो देसी बात हम समझाएंगे जब आप देसी रूप में चीजों को समझ जाओगे ना मेरे प्यारे बच्चों। तो दूसरे नंबर पे हम समझाएंगे फंक्शन एज अ स्पेशल काइंड ऑफ रिलेशन। हम फंक्शन को डिफाइन करेंगे किस तरीके से कि फंक्शन एक स्पेशल काइंड ऑफ रिलेशन है, रिलेशन का एक स्पेशल प्रकार है, एक स्पेशल टाइप है ना, ये समझेंगे। जब ये वाली डेफिनेशन समझ जाओगे तो तीसरे नंबर पे हम बताएंगे फंक्शन एज अ कॉरस्पॉन्डेंस। फंक्शन एज अ कॉरस्पॉन्डेंस, फंक्शन को हम कैसे समझाने की कोशिश करेंगे, कॉरस्पॉन्डेंस के माध्यम से समझाएंगे कि फंक्शन कॉरस्पॉन्डिंग को ध्यान में रखते हुए कैसे डिफाइन किया जा सकता है, ठीक है ना। जब ये जान जाओगे तो तब आपका डेफिनेशन खत्म हो जाएगा। डेफिनेशन खत्म होने के बाद हम जो दूसरी चीज बच्चों समझाएंगे आप लोगों को, वो समझाएंगे कि फंक्शन का डोमेन क्या होता है और हमारे फंक्शन का रेंज क्या होता है। यहां पे आपको सिर्फ और सिर्फ मीनिंग समझाया जाएगा, यानी ये बताया जाएगा कि फंक्शन का डोमेन किसे कहते हैं और ये बताया जाएगा कि फंक्शन का रेंज किसे कहते हैं। इस पे बेस्ड क्वेश्चंस वगैरह नहीं कराए जाएंगे, क्वेश्चंस के लिए अलग सेक्शन में बताऊंगा, ठीक है। मतलब ये यहां पे डोमेन रेंज का मतलब समझोगे, ठीक है ना। उसके बाद हम तीसरे नंबर पे जब आएंगे तो सीखेंगे इक्वल फंक्शन किसको कहा गया है, इक्वल फंक्शन किसको कहा गया है। उसके बाद हम फोर्थ नंबर पे समझेंगे कि आखिर ये रियल फंक्शन किसे कहा गया, किसको हम लोग रियल फंक्शन के नाम से जानते हैं। जब यहां तक की बातें आप जान जाइएगा तो फिफ्थ नंबर पे हम लोग आएंगे और हमारा फिफ्थ नंबर काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्या होने वाला है, तो हम यहां सीखेंगे डोमेन ऑफ फंक्शन निकालना। आखिर फंक्शन का डोमेन निकालते कैसे हैं, यानी मैं इसके नीचे लिख दे रहा हूं कि यहां पे हमें क्या सीखना है, इसका क्वेश्चन सेशन सीखना है, यानी ये क्वेश्चन सेशन होगा। उसके बाद सिक्स्थ नंबर पे जब आप डोमेन ऑफ फंक्शन पढ़ लीजिएगा तो सिक्स्थ नंबर पे हम लोग सीखने वाले हैं रेंज ऑफ फंक्शन कैसे निकाला जाए। जब तक डोमेन नहीं सीखोगे रेंज आपसे नहीं निकलेगा, और जब तक रेंज नहीं निकलेगा हम आगे बढ़ नहीं पाएंगे। तो यहां रेंज ऑफ फंक्शन का हमें क्या मिलने वाला है, क्वेश्चन सेशन मिलने वाला है, ठीक है ना। जब आप ये सीख जाएंगे तो सातवें नंबर पे आएगा सम स्टैंडर्ड फंक्शन। कुछ स्टैंडर्ड फंक्शन के बारे में हम बात करेंगे और उनके ग्राफ को देखेंगे। ये काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है बाबू, एंड देयर ग्राफ, ये काफी इंपॉर्टेंट है और काफी समय भी लेगा। यही एक इकलौता टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है और काफी टाइम टेकिंग है। अकेले कम से कम 3 से 4 लेक्चर ले जाएगा ये अकेले, है ना, सोच लो। नेक्स्ट आते हैं 8वें नंबर पे, ठीक। तो यहां तक अगर आप जान जाते हैं सम स्टैंडर्ड फंक्शन एंड देयर ग्राफ, तो आपके 11th क्लास का टॉपिक यहां खत्म हो जाता है। अब आपको 11th में इससे ज्यादा कुछ नहीं जानना है, 11th का क्लास यहीं तक है। ये आपके 11th की सिलेबस हो गई। जैसे ही आप 12th में जंप आउट करोगे, 12th में आपका फंक्शन शुरू होगा टाइप्स ऑफ फंक्शन से। किस चीज से स्टार्ट होगा बताओ, 12th के पोर्शन में आते हमें फंक्शन का क्या मिलना स्टार्ट हो जाएगा, टाइप्स ऑफ फंक्शन। और भाई टाइप्स ऑफ फंक्शन काफी ज्यादा है। सबसे पहला जो टाइप तुम्हें मिलेगा वो मिलेगा 1-1 फंक्शन। क्या मिलेगा मेरे प्यारे बच्चों, 1-1 फंक्शन मिल जाएगा। उसके बाद जो दूसरा फंक्शन मिलेगा उसको कहा जाता है मेनी वन फंक्शन। क्या कहते हैं बच्चों, मेनी वन फंक्शन। जो तीसरा फंक्शन मिलेगा उसको ऑन टू फंक्शन कहा जाता है। क्या कहते हैं हम लोग, ऑन टू फंक्शन। जो चौथा फंक्शन मिलेगा उसको इनटू फंक्शन कहा जाता है। ऑन टू के बाद क्या आ गया मेरे प्यारे बच्चों, इनटू फंक्शन आ गया, ठीक है ना। यहां तक की दो बातें हो गई। फिर हमारे पास पांचवा फंक्शन आएगा इवन फंक्शन, है ना। इवन फंक्शन के बारे में हम जानेंगे। फिर हमारे पास छठा फंक्शन आएगा जो होगा ऑड फंक्शन। फिर हमारे पास सातवां फंक्शन आएगा जिसको हम लोग कहेंगे
पीरियोडिक फंक्शन। क्या कहने वाले हैं मेरे प्यारे बच्चों? पीरियोडिक फंक्शन। इतना करने के बाद जो हमारा 9th नंबर टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन। समझना मेरी बात को, कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन। ठीक है, जो 10th नंबर टॉपिक आएगा कॉम्पोजिशन के बाद वो आएगा इनवर्स ऑफ फंक्शन। और इतने के बाद जो 11वां नंबर जो टॉपिक आएगा बच्चों, हमने उसको एक्स फैक्टर का नाम दिया है बिकॉज वो चीजें आपको मैक्सिमम बुक्स में नहीं मिलेंगी। वो चीजें हैं जो आपको जेईई एडवांस में काफी काम आने वाला है। कॉन्सेप्ट ऑफ फंक्शनल इक्वेशन, कॉन्सेप्ट ऑफ फंक्शनल इक्वेशन, फंक्शनल इक्वेशन के कॉन्सेप्ट। तो ये जो सारा तुम देख रहे हो ये क्रॉस से ऊपर यानी कि टॉपिक नंबर 6 तक हमारा 11th क्लास का टॉपिक है, आई मीन 7 तक 11th क्लास का टॉपिक है, और 8, 9, 10 और 11 ये टॉपिक आपके 12th क्लास का है। लेकिन जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हो, रिलेशन में हम लोगों ने जैसा देखा है कि सर हमने 11th तो पढ़ा, उसके साथ साथ हमने 12th के भी टॉपिक को समझा, बस समझ गए कि क्या होता है, उस पर बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं किए। लेकिन इतना भी नहीं है कि हमें कुछ पता ही नहीं है उसके बारे में, नहीं, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। हमें अच्छी खासी ज्ञान होनी चाहिए, हम उस पर दिमाग लगा सकें। टाइप्स ऑफ रिलेशन है तो दिमाग लगा सके, जैसे सिमेट्रिक एंटी सिमेट्रिक, कितना बेहतरीन क्वेश्चन तुम लोग बना सकते हो उस पे, है ना। बस ये है कि प्रूफ वाले क्वेश्चन कैसे करते हैं वो आपको नहीं पता है, वो हम लोग 12th में प्रैक्टिस कर लेंगे। लेकिन हाँ, नॉलेज तो है कि किसको कहते हैं सिमेट्रिक, किसको रिफ्लेक्सिव, ये सब पता तो है। तो उसी तरीके से हम यहां तक पढ़ने के बाद इस टॉपिक को भी इतना लेवल तक जरूर पढ़ लेंगे कि भाई साहब हमारा कम से कम एक बेसिक नॉलेज हो जाए। और अगर जेईई मेंस इन टॉपिक को उठा के कुछ क्वेश्चन बना रहा है या एडवांस कुछ क्वेश्चन बना रहा है तो कम से कम हम क्वेश्चन तो समझ पाए कि क्या कह रहा है। ऐसा पता चले भाई क्वेश्चन में नहीं समझ पा रहे हैं क्या कह रहा है, अलग अलग डिजाइन दिया हुआ है, तब तो दिक्कत है ना। तो फिर उतने लेवल तक का पढ़ाई हम जरूर करेंगे। अब इस पूरे टॉपिक में कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत काम के हैं। पहला तो भाई साहब, जब तक आप इसका डेफिनेशन नहीं समझोगे, डेफिनेशन जिसपे मैंने स्टार मार्क मंगाया है, आपको इसका इमेज क्लियर नहीं होगा कि आखिर फंक्शन क्या होता है। इसका इमेज क्लियर ही नहीं होने वाला, एकदम क्लियर नहीं होगा। ठीक, अच्छा, डेफिनेशन समझ गए। उसके बाद आपको ये 5वां और 6ठा नंबर टॉपिक बहुत मेहनत करना पड़ेगा। इस पे कम से कम हम लोग 400 क्वेश्चंस करने वाले हैं। डोमेन प्लस रेंज ये दोनों को मिला के कम से कम क्लास में, मैं खुद क्लास में 50 से 60 क्वेश्चन कराने वाला हूं। हो सकता है कि इस बार हम कुछ अपडेट किए हैं तो 100 क्वेश्चन भी हो जाए, लेकिन टोटल 400 क्वेश्चन हम इस दोनों टॉपिक पे करेंगे, डोमेन और रेंज ऑफ फंक्शन पे। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है तुम्हारा, ये 5वां 6ठा नंबर काफी इंपॉर्टेंट है। और ये 7वां नंबर टॉपिक भी 11th क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये 7वां नंबर इतना इंपॉर्टेंट है कि हम तो चाहते थे कि हम इस पे एक अलग क्लास ही लें, लेकिन अलग क्लास लेने से अच्छा है कि इसी में कंटिन्यू कर दें, कोई दिक्कत नहीं है। बल्कि हमने इसकी अलग क्लास स्टार्ट भी की है, आप देखोगे राइज एकेडमी पे ग्राफ का, कॉन्सेप्ट ऑफ ग्राफ करके एक प्लेलिस्ट बना है और उसमें 2-3 वीडियोस हैं भी। तो ठीक है, वो तो सही है, लेकिन इसको हम लोग और डीप में लेके जाएंगे। वहां तक तो बहुत कम है, 2 ही वीडियो डाला है मैंने, बट उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ फंक्शन की अगर हम बात करें बच्चों, तो टाइप्स ऑफ फंक्शन में ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, दिमाग बस लगाना है ये लास्ट के 3 फंक्शन पे, ऑड फंक्शन, इवन फंक्शन, पीरियोडिक फंक्शन। देखो क्यों लगाना है, बिकॉज देखो ये जो ऊपर के 4 फंक्शन है ना, ये आसानी से समझ आ जाते हैं और इस पे जो क्वेश्चंस बनते हैं वो थोड़े नॉर्मल लेवल के बनते हैं। लेकिन पीरियोडिक फंक्शन, ऑड और इवन फंक्शन ऐसा चीज है, ऐसा हथियार है जिसको अगर तुम यूज करोगे ना तो काफी मजा आएगा। इस पे बहुत अच्छे क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं। तो मेरे हिसाब से ये भी एक स्टार मार्क गेन करने वाला टॉपिक है। तो 12th में ये काफी इंपॉर्टेंट है। अगर हम इसमें बात करते हैं कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन, तो खैर बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप लोग अभी इस पे मैं ज्यादा डिटेल में नहीं लेके जाऊंगा बिकॉज तुम फंस जाओगे, और ना ही इनवर्स पे है। तो ये भी टकाटक टॉपिक, लेकिन ये जो टॉपिक तुम देख रहे हो ना, ये कॉन्सेप्ट ऑफ फंक्शनल इक्वेशन, ये काफी मजेदार टॉपिक होने वाला है। ये एक्स फैक्टर काफी मजेदार होने वाला है। तो इतने ऐसे टॉपिक्स तुमको दिख रहे हैं यहां पे जो कि तुम्हारे लिए, खास करके जेईई मेंस और एडवांस के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। और एक बात एकदम ध्यान से रख लो,
इस चैप्टर में तुम्हें पेशेंस की सख्त जरूरत है। अगर आप पेशेंस नहीं रखते हैं, मेरे वीडियो को एंड तक नहीं देखोगे, भगा भगा के देखोगे, तो मैं लिख के तुमसे दे रहा हूं कि ठीक है, देखा हुआ क्वेश्चन तुम बना लोगे, आरडी शर्मा और का इधर उधर क्वेश्चन होगा बना लोगे, लेकिन अच्छे जो इनोवेटिव क्वेश्चंस होंगे, थॉट डेवलप करने वाले जो क्वेश्चंस होंगे, वो आपसे गारंटेड नहीं बनेंगे। तो इसी वजह से मैं बता रहा हूं, आपसे एक सिंपल सा रिक्वेस्ट है कि इस चैप्टर में पेशेंस रखना, बिकॉज ये चैप्टर लंबा खींचने वाला है, लंबा चलने वाला है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो चलिए आप लोग इस पूरे ब्रेन मैप को अच्छे से उतार लीजिए, एक एक करके सुंदर से। पहला पन्ना खूबसूरत आपका होना चाहिए, वैसे तो सारे पन्ने खूबसूरत होने चाहिए, बट देखो पहला पन्ना जो मुखड़ा होता है ना चैप्टर का, मुखड़ा सुंदर होना चाहिए। तो खूबसूरत तरीके से इस पूरे को उतारिए, फिर हम लोग अपने डेफिनेशंस ऑफ फंक्शन पे आगे बढ़ेंगे और चीजों को काफी डेप्थ में पढ़ना स्टार्ट करेंगे। चलिए फटाक से उतारिए। तो चलो बच्चों, भाई आपने ब्रेन मैप उतार लिया, ब्रेन मैप में आपको कहीं दिक्कत नहीं है। अब हम बात करने वाले हैं अपने फंक्शन की डेफिनेशन की। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि अगर डेफिनेशन को बढ़िया से समझ जाते हो तो कहीं ना कहीं आप फंक्शन को बहुत लेवल तक कंप्लीट कर चुके हो, क्योंकि मैक्सिमम चीज डेफिनेशन से ही होके आती है, सब चीज वहीं से निकल के आता है। तो आज सबसे पहले इसको डिफाइन करना समझते हैं कि फंक्शन क्या है। ठीक, तो पहले तो हम लोग बात करेंगे एकदम देसी बात की। देसी बात कहने का मेरा मतलब हो गया बच्चों, ऐसी चीजें जो हमारे डे टू डे लाइफ से जुड़ी हुई है और उससे फंक्शन का एक अप्रोक्सीमेट दिमाग में इमेज बनने लग जाए। उसके बाद बुकिश नॉलेज पे भी आएंगे, बट पहले उसको समझना जरूरी है। तो देखो ऐसा है कि अगर हम मैथ्स में फंक्शन टर्म यूज करते हैं, देखो अगर ऐसे हम तुमसे पूछें, समझने की मेरी बात की कोशिश करना। मान लो कि जैसे मैंने तुमसे पूछा बेटा कोका कोला, तो तुम्हारे दिमाग में एक इमेज बनता है कोका कोला के नाम से बॉटल का, ठीक, पेप्सी के बॉटल का या कोका कोला के बॉटल का नाम बनेगा। अगर मैं एक शब्द बोलूं नरेंद्र मोदी, तो आपके दिमाग में नरेंद्र मोदी का चेहरा आ जाएगा, इमेज आ जाएगा। वैसे ही जब हम आम बोलचाल के भाषा में फंक्शन शब्द का यूज करते हैं तो हमारे दिमाग में क्या आता है, किसी की शादी या फिर किसी का हैप्पी बर्थडे का फंक्शन। फंक्शन मतलब कुछ स्पेशल फेस्टिवल टाइप की चीजें, ये दिमाग में आती है ऑन, मतलब अगर से नॉर्मली सोचो तो। लेकिन अगर हम मैथ्स में फंक्शन बोले तो दिमाग में क्या आना चाहिए, तो मैथ्स में फंक्शन का मतलब होता है मैथमेटिकल मशीन, है ना। क्या समझोगे, मैथ्स में फंक्शन का मतलब है मैथमेटिकल मशीन समझना है आपको, मैथमेटिकल मशीन समझना है, ठीक है ना। यानी एक ऐसा मशीन जो मैथ्स के लिए काम करता हो। अब आप जैसे ही एक शब्द ले लेते हो मशीन, तो फिर बहुत सी बातें आपको कंसीडर करनी पड़ती है, ठीक। तो क्या क्या कंसीडर करना पड़ता है, इन सब चीजों को भी हम लोग अभी देखने वाले हैं। लेकिन अगर हम मैथ फंक्शन के बारे में पता लगाने की कोशिश करें कि मोटा मोटी फंक्शन क्या है, तो फंक्शन शब्द का यूज किया गया था एक फिजिकल क्वांटिटी को दूसरे फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंडेंसी दिखाने के लिए। जैसे एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करना। मान लो बच्चों कि ये एक स्फेयर है, वैसे ये ऑलमोस्ट स्फेयर ही है, तो ये मान लो कि एक स्फेयर है, ठीक। अब इस स्फेयर का एक अपना वॉल्यूम होगा, एक अपना रेडियस होगा, ठीक है। तो मान लेते हैं कि हमारे पास एक स्फेयर है ना। अब हम इस स्फेयर का अगर हम कहें कि इसकी रेडियस r है, तो इसकी वॉल्यूम कितनी होगी, 4/3 पाई r क्यूब। आप सभी को ये चीज पता है कि हाँ, किसी भी स्फेयर का वॉल्यूम जो होता है वो 4/3 पाई r क्यूब होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, ये जो v है, ये v किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वॉल्यूम को रिप्रेजेंट कर रहा है। सर ये जो 4 और पाई है, ये एक कांस्टेंट क्वांटिटी है। अगर समझने की कोशिश की जाए तो ये क्या है, कांस्टेंट क्वांटिटी है। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये r क्या है, तो आप साफ साफ बता सकते हैं कि ये स्फेयर का रेडियस है। तो अब हम यहां कह सकते हैं कि वॉल्यूम जो कि एक फिजिकल क्वांटिटी है और रेडियस जो कि एक दूसरी फिजिकल क्वांटिटी है, यहां पे जो स्फेयर का वॉल्यूम है, जो इस स्फेयर की वॉल्यूम है, वो
किस चीज पे डिपेंड कर रही है? रेडियस ऑफ द स्फीयर पे डिपेंड कर रही है। तो ऐसे सिचुएशंस को डील करने के लिए हमने मैथ्स में एक टर्म बनाया और उसको फंक्शन कहे गए। मतलब एक फिजिकल क्वांटिटी की डिपेंडेंसी दूसरे फिजिकल क्वांटिटी पे अगर आपको दिखाना होता था तो आप इसको फंक्शन के थ्रू दिखाते थे। कैसे? जैसे हम यहां कह सकते हैं, आराम से कह सकते हैं कि नहीं, देखो कि वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर डिपेंड्स अपॉन इट्स रेडियस। किस पे डिपेंड करेगा? रेडियस पे डिपेंड करेगा। तो ये एक सिंपल सी स्टेटमेंट हो गई। इसको मैथमेटिकली लिखना है तो कैसे लिखोगे? तो वॉल्यूम को भी से डिनोट कर दो, और सिंस ये किस पे डिपेंड कर रहा है? रेडियस पे, तो हम कह सकते हैं कि मेरा जो वॉल्यूम है वो फंक्शन है रेडियस का, यानी v इज इक्वल टू एफ ऑफ आर। क्या लिख सकते हैं? v इज इक्वल टू एफ ऑफ आर। इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब हो जाएगा कि जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ जो हमने स्फीयर निकाला है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज फंक्शन ऑफ आर। क्या है? आर का फंक्शन है, यानी रेडियस का फंक्शन है। समझ रहे हो बात कहने का मतलब? किस चीज का फंक्शन हो गया? रेडियस का फंक्शन हो गया। उसी तरीके से अगर हम एक और फॉर्मूला तुमको बताएं, सिंपल समझना, एक बार बताओ, हमारा स्पीड जो होता है वो क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। अगर हम उसी तरीके से कहें कि डिस्टेंस क्या होता है, तो स्पीड इंटू टाइम होता है। अब हम यहां कह सकते हैं कि मेरा जो डिस्टेंस है वो टाइम का फंक्शन है। बोलो, है कि नहीं? जैसे जैसे समय बढ़ेगा मेरे द्वारा एक फिक्स्ड स्पीड पे, जो हमने फिक्स्ड स्पीड रख के जो हमने डिस्टेंस तय किया वो भी बढ़ेगा। यानी हम कह सकते हैं डिस्टेंस किस पे डिपेंड कर रहा है? टाइम पे डिपेंड कर रहा है। तो ऐसे ही एक फिजिकल क्वांटिटी का डिपेंडेंसी अगर दूसरे फिजिकल क्वांटिटी पे दिखाना होता था तो हम लोग फंक्शन का यूज करते थे। समझ गए ना मेरे कहने का मतलब क्या है? तो व्हाट इज अ फंक्शन? मोटा मोटी कहा जाए, रफ वर्ड में कहा जाए तो फंक्शन इज अ मैथमेटिकल टूल, एक मैथमेटिकल टूल है विच हेल्प्स अस टू शो द डिपेंडेंसी ऑफ वन फिजिकल क्वांटिटी ऑन अनदर। देखो बच्चों, ये सारी चीजें जो मैं बता रहा हूं ये कोई एग्जैक्ट बातें नहीं है, लेकिन आपको समझ क्रिएट करने में धीरे धीरे स्टेप वाइज स्टेप हेल्प करेगी। ठीक है, तो हम सबसे पहला स्टेटमेंट जो नोट करना चाहोगे वो क्या यहां नोट करना चाहोगे कि इट इज यूज्ड टू so the dependency of one physical quantity over अदर। और एग्जाम्पल में ये डाल सकते हो, यहां से लेके यहां तक पूरा ये एग्जाम्पल में आप डाल सकते हैं। ठीक है, तो भाई सिंपल सी बात है, फंक्शन क्या है? एक ऐसा चीज जो कि एक फिजिकल क्वांटिटी के डिपेंडेंसी को दूसरे फिजिकल क्वांटिटी पे दिखाता हो। समझ में आ रही है बातें? चलो, तो ये तो थोड़ा सा मतलब अच्छा डेफिनेशन हो गया। थोड़ा और नॉर्मल लेवल पे आते हैं, थोड़ा और गरीब की तरह समझने की कोशिश करते हैं। तो एक काम करो, पहले आप इस लोग को उतार लो पूरे चीज को, फिर हम लोग इसको समझना स्टार्ट करते हैं। चलो डू इट फास्ट, जल्दी कर लो बच्चों, जल्दी से उतार लीजिए इसको। आई होप आपने क्या कर लिया? उतार लिया। ठीक है, आ जाओ। चलिए बच्चों, तो हम लोग थोड़ा सा इससे आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और आगे की चीजों को जानते हैं। ठीक, अब देखो मैंने अभी तुमको क्या बोला कि फंक्शन क्या है, तो हमने बोला सर फंक्शन जो है वो मैथमेटिकल मशीन है ना। हमने क्या बोला? फंक्शन क्या है? एक मैथमेटिकल मशीन है। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करो। जैसे एक शब्द आ गया यहां पे मशीन, तो अब आपके दिमाग में आना चाहिए अच्छा मशीन है तो पक्का हम अगर मशीन में कुछ इनपुट करते हैं तो ये मशीन हमको कुछ क्या देगा? कुछ ना कुछ तो आउटपुट दे देगा।
तो मैथ्स का जो फंक्शन है वो भी एक मशीन की तरह काम करता होगा, बिकॉज इसके एंड में मशीन लगा है। जी हाँ, हमारा जो ये फंक्शन तुम देख रहे हो ये भी एक मशीन की तरह काम करता है। आप इसके अंदर कुछ इनपुट करते हैं तो ये बाहर आपको कुछ आउटपुट देता है। अब जैसे ही ये इनपुट आउटपुट की बात आने लगती है मशीन में, अब आपके दिमाग में कुछ ना कुछ चलने लगेगा कि सर मतलब क्या, थोड़ा और एलोबोरेट करो, जैसे समझने की कोशिश करो। मान लो मेरे पास एक फंक्शन है एफ थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा, ठीक है। मैं अलग अलग इनपुट डालता हूं। चलो सबसे पहले मैंने इस मशीन के अंदर डाला थीटा बराबर 0 डिग्री, है ना। तो ये मशीन बाहर हमको क्या आउटपुट देगा, 0 आउटपुट देगा। उसके बाद मैंने इसमें सेकेंड इनपुट डाला और वो था थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। अब ये मेरे को सेकेंड आउटपुट देगा और वो मेरा आउटपुट क्या होने वाला है, 1/√3। वैसे ही मैंने इसके अंदर थर्ड इनपुट डाला और थर्ड इनपुट डाला मैंने 45 डिग्री, तो ये बाहर मेरे को आउटपुट क्या देने वाला है, 1 देने वाला है। यानी प्रत्येक इनपुट के लिए कोई ना कोई आउटपुट आपको मिल रहा है। तो ऐसी चीजों को आप मशीन कह सकते हैं कि नहीं, एकदम कह सकते हैं। और सिंस ये मैथ्स के मशीन की तरह ऑपरेट कर रहा है, एंड दैट्स व्हाई हम लोग इसको कहते हैं कि ये क्या है, ये हमारा एक फंक्शन हो गया। और ऐसे फंक्शन का नाम होता है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। समझ गए ना बात को। तो एक तरीके से फंक्शन मैथमेटिकल मशीन है, और अगर ये मशीन है तो इसके अंदर कुछ ना कुछ इनपुट होगा और कुछ ना कुछ आउटपुट होगा। समझ रहे हो कहने का मतलब। तो सेम काम हमारे मैथ्स में बहुत से ऑब्जेक्ट करते हैं, जैसे tan थीटा, ये एक मशीन की तरह काम करता है, एंड दैट्स व्हाई ये एक फंक्शन है। समझ रहे हो मेरे कहने का मतलब। sin थीटा एक फंक्शन की तरह ऑपरेट करेगा, लेकिन हर मशीन हर इनपुट के लिए आउटपुट नहीं दे सकता है। मेरे कहने का मतलब समझ रहे हो। जैसे एक बात मान लो, एक मशीन है आपके पास जो आइसक्रीम बनाती है, ठीक। आप उसके अंदर दूध वगैरह जो भी स्टफ्स होते हैं आइसक्रीम के, आपने उसके इंग्रेडिएंट्स डाल दिए और वो पर्टिकुलर मशीन क्या बनाती है, आइसक्रीम बनाती है। तो उसके अंदर तुम सीमेंट बालू गिट्टी डालोगे तो सीमेंट बालू गिट्टी का आइसक्रीम बना के नहीं देगा। समझ रहे हो ना मेरे कहने का मतलब। यानी हर मशीन का एक अपना फिक्स्ड इनपुट होता है। जैसे कैलकुलेटर एक मशीन है, इस कैलकुलेटर में आप एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो। तुम ये सोचोगे कि कैलकुलेटर में हम पेट्रोल डालें और उसको ड्रोन की तरह उड़ाएं तो भैया नहीं उड़ सकता है वो। समझ रहे हो ना मेरे कहने का मतलब। यानी जिस प्रकार हर एक मशीन का एक अपना फिक्स्ड इनपुट होता है, वैसे ही हर एक मैथमेटिकल मशीन यानी फंक्शन का भी फिक्स्ड इनपुट होता है। समझ गए। और उसी फिक्स्ड इनपुट को मैथ्स के लैंग्वेज में डोमेन कहा जाता है। मैं इस डोमेन पे फिर रिटर्न आऊंगा, काफी बेहतर तरीके से समझाऊंगा, लेकिन अभी एक सिंपल समझो कि जिस तरीके से हमारे जनरल लाइफ में यूज हो रहा है मशीन का एक फिक्स्ड इनपुट होता है। कैलकुलेटर में हम चीजों को सब्सट्रैक्ट और ऐड कर सकते हैं, बाइक में हम पेट्रोल एज अ इनपुट डाल सकते हैं, डीजल इंजन में हम डीजल एज अ इनपुट डाल सकते हैं, फैंस में हम इलेक्ट्रिसिटी एज अ इनपुट डाल सकते हैं। लेकिन अगर कोई ये कहे कि भैया फैन एक मशीन है, इसके अंदर पानी डाल के चला के दिखाओ, तो ये पॉसिबल नहीं होने वाला है। क्यों नहीं होने वाला है? क्योंकि हर एक मशीन का अपना इनपुट होता है, वो उसी इनपुट के लिए वर्क करेगा और एक पर्टिकुलर आउटपुट देगा। सारे इनपुट के लिए वो वर्क नहीं करेगा। आ रही है बात समझ में? सेम इसी चीज को अगर हम मैथमेटिकल मशीन यानी फंक्शन से रिलेट करें, तो हर एक फंक्शन का अपना इनपुट होता है और उसी इनपुट को तुम जब उसके अंदर डालोगे तब जाके वो धर 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 ऑपरेट करेगा और पर्टिकुलर आउटपुट निकाल के, रेस्पेक्टिव आउटपुट निकाल के देगा। जैसे ये tan थीटा है, तो भाई आप इसके अंदर एंगल ही डाल सकते हो ना, कि आप एंगल के बजाय कुछ और डाल दोगे, इसके अंदर वॉल्यूम डाल के निकालोगे, नहीं ना निकलेगा। क्या तुम अगर थीटा के जगह पे या तो एंगल डालो, रेडियन में डालो, चाहे डिग्री में डालो, अगर तुम थीटा के जगह पे डेंसिटी डालोगे तो क्या tan थीटा डेंसिटी को ऑपरेट करके देगा? नहीं। यहां जो आप इनपुट कर रहे हैं वो एंगल इनपुट कर रहे हैं, तो ये एंगल के इनपुट के लिए बना है, एंड दैट्स व्हाई ये एक क्या हो गया, मशीन की तरह काम करने लग गया। क्यों? क्योंकि इसकी एक अपनी इनपुट है और उस इनपुट पे ये वर्क करेगा, ऐसा नहीं है कि वर्क नहीं करेगा। ठीक। अब एक बात बताओ, मान लेते हैं कि हमारे पास एक फंक्शन है, एक मशीन है। समझना, ये मेरा मशीन का
इनपुट वाला जोन हो गया। मैं अभी आज के क्लास में डोमेन शब्द यूज नहीं करूंगा। आज का क्लास एक्सक्लूसिव बस और बस फंक्शन के मीनिंग को समझाने के लिए है। तो मैं इनपुट शब्द यूज कर रहा हूं बिकॉज मैंने मशीन बोला है, ठीक है। तो मान लो ये मेरे फंक्शन का इनपुट है, मशीन का इनपुट है, मैथमेटिकल मशीन का इनपुट है, और ये वाली जो चीज तुम देख रहे हो ये मेरे मैथमेटिकल मशीन का आउटपुट है, ठीक है। ये इनपुट है और वो उसका आउटपुट है। अब इस इनपुट से आउटपुट हमको जो मिल रहा है हम उसको f से दिखा दे रहे हैं, क्योंकि फंक्शन को f से डिनोट करते हैं। चलिए, मैंने यहाँ a लिखा, b लिखा, c लिखा, d लिखा। यहाँ पे मैंने 1 लिखा, 2 लिखा, 3 लिखा, 4 लिखा, 5, या फिर 4 तक ही रहने दो अभी, है ना। अब देखो क्या हुआ, मैंने इनपुट किया मशीन में a, मशीन पट से बोला अच्छा ये तो 1 होगा। फिर मैंने मशीन में इनपुट किया b, मशीन पट से बोला अच्छा ये तो 2 होगा। फिर मैंने मशीन में इनपुट किया c, मशीन बोला अच्छा ये तो 3 होगा। फिर मैंने मशीन में इनपुट किया d और इसने हमें 4 दे दिया, ठीक है। तो बताओ इस सिचुएशन में क्या है। इस सिचुएशन में हमें मिला हर एक इनपुट के लिए, हर एक इनपुट के लिए कोई ना कोई आउटपुट है। समझना, हर एक इनपुट के लिए, हर एक इनपुट के लिए कोई ना कोई आउटपुट आपके पास प्रेजेंट है। क्लियरिटी है। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, एक और कंडीशन देखते हैं। ये पहला केस था, ठीक है। अब हम एक दूसरा केस यहां पे समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। और देखो, ठीक, ये पोर्शन हमारा इनपुट हो गया और ये पोर्शन हमारा आउटपुट हो गया, ठीक है ना। इनपुट पे हमने लिख दिया A, B, C, D और E, और आउटपुट पे हमने लिख दिया 1 2 3 और 4, ठीक। कोई दिक्कत इसमें नहीं। चलो, हमने A किया, हमको 1 मिला। इनपुट में हमने A डाला तो हमें 1 मिला। अब हम इनपुट में B डालें तो हमें 2 मिला, C पे 3 मिला, D पे 4 मिला। अब हमने जब इनपुट में E डाला तो हमको कुछ मिला ही नहीं। समझ रहे हो मेरे कहने का मतलब। यानी इस सिचुएशन में क्या हुआ, यहां पर एक इनपुट के लिए कोई आउटपुट नहीं है, ठीक है। एक इनपुट के लिए कोई आउटपुट नहीं है। समझना, इन दोनों ही केसों को समझो। इसमें क्या हुआ कि मेरे पास जितने इनपुट थे उन सारे इनपुट के लिए मेरे पास कोई ना कोई आउटपुट मिला, कोई ना कोई आउटपुट मिला। क्या मिला उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप बस ये समझिए कि हमने एक फंक्शन लिया, एक मैथमेटिकल मशीन लिया, और उस मैथमेटिकल मशीन के लिए हर एक इनपुट का कोई ना कोई आउटपुट है। तो यार ऑब्वियस बात है कि वो मशीन अच्छा होगा। आप अगर उसमें कुछ इनपुट कर रहे हो तो वो कुछ ना कुछ तो आउटपुट दे रहा है। हाँ, ये अलग बात है कि हम वही इनपुट करेंगे जो उसके लायक है। तो हमने इनपुट किया, वो आउटपुट दिया, इनपुट किया, वो आउटपुट दिया, इनपुट किया, वो आउटपुट दिया। दैट्स ग्रेट, अच्छी चीज़ है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। लेकिन हम दूसरे मशीन पे जब आए तो हमने इनपुट जो किया तो 4 इनपुट के लिए तो आउटपुट मिला, लेकिन जो 5वां इनपुट था, बेसिकली ये इनपुट है, उसके लायक है, लेकिन इस 5वें का वो आउटपुट नहीं दे रहा है। तो ऐसे मशीन को आप खराब मशीन कहोगे कि नहीं। आप कैलकुलेटर पे गए, 2 + 2 4, वाओ, 3 + 2 5, वाओ, 4 + 6, कोई आंसर ही नहीं आया। आपने एक इनपुट किया 4 + 6 और उस कैलकुलेटर ने कोई जवाब नहीं दिया। तो क्या वो कैलकुलेटर सही मशीन है? नहीं ना। क्या वो कैलकुलेटर प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है? एकदम नहीं ना वर्क कर रहा है। तो वो मशीन में काउंट नहीं होगा, बिकॉज वो अब खराब हो चुका है। उसी तरह मैथ्स के फंक्शन में अगर एक भी इनपुट ऐसा हो जाए जिसका कोई आउटपुट ना मिले तो हम उसको फंक्शन नहीं कहते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है बच्चों। इसको, ये सारी चीजें हम एक काम करो ना, अभी समझ लो, ये सब चीज हम खूब बढ़िया से एक एक पॉइंट कर करके लिखवा देंगे, ठीक है। कंक्लूजन में ये बताओ, मैंने अब क्या बताया आपको कि जिस तरीके से किसी एक मशीन में आपने इनपुट किया और वो मशीन आपको आउटपुट नहीं देगा, उसी तरीके से अगर कोई मैथमेटिकल मशीन है, यानी अगर कोई हमारे पास क्या है,
फंक्शन है और हमने फंक्शन में उसके लायक इनपुट डाला है और वो आउटपुट नहीं दे रहा है, वो आउटपुट नहीं दे रहा है, इसका मतलब वो जो फंक्शन आप देखे वो फंक्शन गलत है, वो डिफाइंड नहीं हो पाएगा। ठीक, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं तुम्हें बता रहा हूं, मान लो हमारे पास एक फंक्शन है f of x इज इक्वल टू √x। एक एग्जाम्पल पे समझो। ठीक, हमने x के अंदर 2 डाला, कोई दिक्कत नहीं होगा, हमें f of 2 जो है वो √2 मिलेगा, हमें कोई दिक्कत नहीं होगा। हम x के अंदर 4 डालेंगे, हमें f of 4 जो है √4 मिलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जैसे ही हम x के अंदर -2 डालने जाएंगे, हमारा फंक्शन कहेगा अरे भैया क्या कर रहे हो, हमें मार रहे हो ना, मार डालोगे, हमें बताओ, मेरे अंदर तुम माइनस डालोगे तो -√2 हो जाएगा। वो अलग बात है कि ये इमेजिनरी नंबर देगा, लेकिन रियल नंबर में क्या इसका कोई भी वैल्यू आएगा? नहीं। तो इस इनपुट के लिए क्या ये डिफाइन कर पाएगा? नहीं डिफाइन कर पाएगा। तो इस इनपुट के लिए ये फंक्शन नहीं कहलाएगा, लेकिन बाकी 2 इनपुट अगर हम अपना इनपुट यहीं तक फिक्स कर दें तो कहलाएगा। तो फंक्शन की सबसे बड़ी पॉइंट जो आपको नोट करनी होती है कि अ फंक्शन जिस डोमेन पे डिफाइंड है, यानी फंक्शन जिस इनपुट के लिए डिफाइंड है, पहले से बता दिया गया है कि ये फंक्शन एक पर्टिकुलर इनपुट के लिए डिफाइंड है। जैसे यहां पहले से बता दिया गया था कि हमारा ये सब इनपुट है, यानी ये वैलिड इनपुट है, ये गलत, जैसे यहां पे ये -2 गलत इनपुट है, हम इसमें नहीं डाल सकते हैं, लेकिन यहां पे बताया गया है कि ये सारे के सारे वैलिड इनपुट है। अब इसी में मान लो तुम 6 डालो, √6, और √6 का कोई वैल्यू ना आए, मान लो ऐसा √6 कुछ होता ही नहीं है, तो फिर हम क्या कहेंगे कि ये फंक्शन गलत है। तो उसी तरह से ये वैलिड इनपुट था, इस वैलिड इनपुट में से एक भी इनपुट अगर ऐसा हो जाता है जिसका कोई आउटपुट नहीं मिलता है, तो हम इस चीज को फंक्शन नहीं कहते हैं। क्या कहते हैं वो हम बताएंगे, लेकिन ये फिर फंक्शन नहीं होगा। तो एक कंडीशन आपको समझ में आ गया। तो चलो एक बार जा थोड़ा सा बात समझ लें, कंक्लूड कर ले। काम की बातें, ये तो लंबी चौड़ी कहानी है, काम की बातें। फंक्शन क्या है सर? मोटा मोटा अगर बोला जाए तो फंक्शन एक फिजिकल क्वांटिटी की डिपेंडेंसी दूसरे फिजिकल क्वांटिटी पे दिखाने की कोशिश करता है। नेक्स्ट सर, फंक्शन को हम मैथमेटिकल मशीन भी कह सकते हैं, बिकॉज जिस तरीके से मशीन एक पर्टिकुलर इनपुट के लिए एक रेस्पेक्टिव पर्टिकुलर आउटपुट देता है, जस्ट उसी तरीके से उसी प्रकार हमारा मैथ्स का फंक्शन भी अपने इनपुट के लिए एक पर्टिकुलर आउटपुट देता है। 2 बातें हो गई। तीसरी बात सर, जिस तरीके से अगर किसी मशीन में पेट्रोल डालो और वो मशीन पेट्रोल से चलता हो और वो ना चले तो हम कहते हैं कि मेरा मशीन खराब हो चुका है, उसी तरीके से अगर मैथमेटिकल फंक्शंस की बात करें तो फंक्शन जिस इनपुट के लिए डिफाइंड है उसमें से अगर एक भी इनपुट का आउटपुट नहीं मिल पाता है तो वो फंक्शन नहीं होगा, वो नॉट डिफाइंड फंक्शन हो जाएगा। आ रही है बात समझ में? ये मैंने 3 बातें तुमको इतने सारे एग्जाम्पल से समझाया। अब थोड़ा और डीप में जाते हैं, थोड़ी और बातों को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलो। और जितना इफर्ट लगा रहे हो बच्चों तुम लोगों ने, उससे ज़्यादा इफर्ट लगाना शुरू करिए अब, क्योंकि उतने कम इफर्ट में नहीं होने वाला है ना। मन लगाओ, बढ़िया से करो, एडवांस निकालना है ना। अभी तो हम लोग बहुत ही हल्के लेवल पे बात कर रहे हैं, बहुत नॉर्मल चल रहे हैं। इतना नॉर्मल कोई नहीं चलता है ना, हल्के लेवल पे चीज़ें हो रही हैं। तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है कि आप अच्छे से पढ़िए, अदरवाइज़ झेलना आप ही को पड़ जाएगा। अगर आप अच्छे से नहीं पढ़िएगा तो मुश्किल आप ही को होगी, ठीक है ना। तो प्लीज़ अच्छे से पढ़ने की पूरी कोशिश करिए, उसमें कहीं कोई कसर मत छोड़िए, नहीं तो बाद में फिर पछताने के अलावा दूसरा कोई चारा आपके पास नहीं बचेगा। और समय आपका है, सदुपयोग करिएगा तो फ़ायदा आपको होगा, हमें नहीं। चलिए बच्चों, अब एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। चलो, हमारे पास
एक ऐसा मशीन था, समझना, आ जाओ इधर से लेते हैं एग्जाम्पल। हमारे पास एक ऐसा मशीन है ना, समझना, एक ऐसा मशीन है जिसमें कि हम टाइम डाल रहे हैं तो वो पर्टिकुलर टाइम पे बताएगा कि वो इंसान कहाँ पे है, समझ रहे हो। तो मान लो कि हमने इस वाले मशीन में डाल दिया 2 बजे और ये बताएगा कि भैया रवि सर कहाँ हैं। तो 2 बजे इसने आंसर दिया कि सर 2 बजे तो रवि सर कहाँ थे बताइए, बेतिया में थे। ग्रेट। तो चलो इसी मशीन का हम एक इधर इनपुट लगाते हैं, इस मशीन का इधर इनपुट हमने लगा दिया और इसी मशीन का इधर हमने आउटपुट लगा दिया, ठीक है ना। अब देखो हमने क्या बोला कि सर यहाँ 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। 1 बजे रवि सर बेतिया में थे, ठीक है। 2 बजे रवि सर चनपटिया में थे। 3 बजे रवि सर नरकटियागंज में थे, करेक्ट है। 4 बजे रवि सर बगहा में थे। 5 बजे रवि सर सुगौली में थे। ऐसे करके मेरे पास आ गया, सही है सर, एकदम कहीं कोई दिक्कत नहीं है सर। हमने अपना अपना इनपुट दिया और इनपुट के हिसाब से हमको आउटपुट मिल गया। तो ये हो गया हमारा इस मशीन का पहला केस, ठीक। अब हम दूसरे केस पे आते हैं। दूसरे केस में भी सेम काम है, समय डालोगे तो रवि सर की पोजीशन पता चलेगी कि रवि सर कहाँ है, ठीक। तो इधर हमने इनपुट का टाइम रख दिया, समय इधर डाल देंगे और इधर हम देखेंगे कि आउटपुट अपना क्या है, यानी हमारी पोजीशन क्या है। तो 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे। भाई साहब 1 बजे का समय डाला गया, रवि सर बेतिया में है, ग्रेट। 2 बजे का समय डाला गया, रवि सर अभी भी बेतिया में है। 3 बजे का समय डाला गया, रवि सर चनपटिया में है। 4 बजे का समय डाला गया, रवि सर अभी भी चनपटिया में है। ये भी करेक्ट है यार, हम 1 बजे भी बेतिया में हो सकते हैं, 2 बजे भी बेतिया में हो सकते हैं, हम 3 बजे भी चनपटिया में हो सकते हैं, हम 4 बजे भी चनपटिया में हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यानी ये भी मशीन, ये वाला केस का भी मशीन काफ़ी अच्छे से काम कर रहा है। अब आते हैं हम अपने आखिरी वाले मशीन पे, यानी थर्ड वाले पे। यहाँ लगा देते हैं इनपुट और यहाँ लगा देते हैं आउटपुट। इसमें देखते हैं क्या हुआ। इसमें भी हमने 1 बजाया, 2 बजाया, 3 बजाया, है ना। फिर यहाँ पे मान लो 2 बजे कहाँ है रवि सर, तो 2 बजे बेतिया में है। 3 बजे कहाँ है, चनपटिया में है। 1 बजे कहाँ है, तो 1 बजे सुगौली में भी बता रहा है, अब बेतिया में भी बता रहा है। ले भैया, मतलब ऐसा मशीन हमें मिल गया कि 1 बजे मुझे बेतिया में भी मेरी लोकेशन दिखाई जा रही है और मेरी ही लोकेशन 1 ही बजे सुगौली में ही दिखाई जा रही है। तो क्या एक ही टाइम पे हम 2 जगह मिल सकते हैं? खुद सोचो, क्या एक ही टाइम पे हम 2 जगह कभी भी प्राप्त हो सकते हैं आपको? यार या तो मैं बेतिया में रहा हूँगा या फिर मैं सुगौली में रहा हूँगा। हम 1 बजे बेतिया में भी हैं, 1 बजे सुगौली में भी हैं, पॉसिबल अंतरात्मा बाबा थोड़ी है कि टक से एक और मेरा रवि सर निकल जाएगा और जाकर वहाँ पहुँच, ऐसा थोड़ी होने वाला है ना। ये एडिटिंग थोड़ी चल रही है, कैसे करेंगे खर्च से एक और रवि सर बाहर निकल जाएंगे और फिर सुगौली चल जाएंगे, हम बेतिया रहेंगे। तो 1 बजे सुगौली में रवि सर, 1 बजे बेतिया में भी, ऐसा पॉसिबल है क्या? नहीं। तो यहां से क्या सीखने को मिलता है? 2 बातें। पहली बात कि भाई साहब एक इनपुट के लिए 2 अलग अलग आउटपुट, एकदम ध्यान समझना, जो हिंदी में लिख रहा हूं ताकि तुमको ज्यादा समझ में आए, आउटपुट नहीं हो सकता है। एक इनपुट के लिए 2 डिफरेंट आउटपुट नहीं हो सकता। इट इज नॉट पॉसिबल फॉर एनी फंक्शन दैट फॉर अ 1 सिंगल इनपुट दे हैव अ 2 आउटपुट और 2 और मोर आउटपुट, नहीं हो सकता। एक फंक्शन को डिफाइंड होने के लिए अगर एक चीज एक इनपुट किया गया तो उस इनपुट के लिए एक ही आउटपुट हो सकता है, 2 आउटपुट नहीं हो सकता है। अगर 2 आउटपुट है तो भैया घोर पाप, घोर अन्याय चल रहा है। पॉसिबल ही नहीं है कि एक इनपुट के लिए 2 आउटपुट, वो मशीन ही खराब है। फिर समझ गया ना। नेक्स्ट आते हैं, दूसरी बात पे आते हैं। दूसरी बात क्या सीखे? हाँ, ये अलग बात है कि अलग अलग इनपुट के लिए अलग अलग इनपुट के लिए
एक आउटपुट हो सकता है ना। जैसे मान लो हमने 2 + 2 किया फिर भी हमें 4 मिला, हमने 0 + 4 किया फिर भी हमें 4 मिला, हमने 1 + 3 किया फिर भी हमें 4 मिला, यानी देयर आर वेराइटीज ऑफ इनपुट जिससे हमें आंसर 4 ही मिलने वाला है। तो अलग अलग इनपुट के लिए एक आउटपुट होना पॉसिबल है, लेकिन एक ही इनपुट के लिए अलग अलग आउटपुट हो जाना पॉसिबल नहीं है। तो ये दो और बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर कह सकते हो, प्रॉपर्टी कह सकते हो किसी भी को फंक्शन होने के लिए। समझ रहे हो ना बात को। जैसे यहां देखो, अलग अलग इनपुट के लिए एक आउटपुट पॉसिबल है, हर अलग अलग के लिए हर अलग अलग ग्रेट, लेकिन एक ही इनपुट के लिए 2 आउटपुट होना पॉसिबल नहीं है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट। जैसे एक ही समय पे किसी इंसान का 2 स्पीड हो सकता है क्या? जैसे मान लो मैंने देखा कि वो 2 बजे रवि सर 50 की स्पीड से बाइक चला रहे थे, दूसरा कर भाई वो तो 60 का स्पीड से बाइक चला रहे थे, तो यार दोनों में से कोई एक ही बंदा सही होगा। या तो मैं 50 पे स्पीड पे बाइक चला रहा हूँ या मैं 60 पे चला रहा हूँ, दोनों पे तो नहीं चला सकता। समझ गए ना मेरे कॉन्सेप्ट को। तो कहने का मतलब ये है कि मैंने इतनी चीजें, अब देखो अब हम एक्चुअल डेफिनेशन पे आएंगे, ये तो मैंने देसी बातें बता दी। इतनी चीजें इसीलिए जानी है ताकि हमें एक्चुअल डेफिनेशन समझने में काफी आसानी हो। जो मैंने आज तुमको देसी फॉर्मेट पे बताया, मैं जरा एक बार उसको रिवाइज करा दूं। मैथ्स में फंक्शन का मतलब होता है मैथमेटिकल मशीन। जैसे ही हमने मैथमेटिकल मशीन शब्द का यूज किया, हमारे दिमाग में इनपुट और आउटपुट आ जाना चाहिए। यानी मैथ्स में भी बहुत से ऐसे फंक्शंस हैं जो कि पर्टिकुलर इनपुट पे पर्टिकुलर आउटपुट देते हैं। 3 ऐसे कंडीशन हैं जो उस फंक्शन को, उस मैथमेटिकल मशीन को फॉलो करना होता है। पहला कंडीशन कि हर एक इनपुट के लिए उसको आउटपुट देना ही है। दूसरा कंडीशन, एक इनपुट के लिए अलग अलग आउटपुट नहीं हो सकता। और तीसरा कंडीशन, अलग अलग इनपुट के लिए एक ही आउटपुट हो सकता है। यही मेन 3 कंडीशन है जिसको देख के आपको आगे बढ़ना है। तो ये एक देसी पर्सपेक्टिव हो गया। आई होप आपको ये देसी पर्सपेक्टिव मशीन वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। तो ज्यादा 3-5 मत लगाओ, कोई दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं है। सिंपल समझो, फंक्शन माने क्या? एक मैथमेटिकल मशीन। सिंपल मशीन है, हम इनपुट डालेंगे हमें आउटपुट मिलेगा। और हमें इस पूरे चैप्टर में क्या पढ़ना है? ये मशीन कैसे काम करता है, अलग अलग सिचुएशन में कैसे काम करता है, बस यही हमको इस पूरे चैप्टर में पढ़ना है। और इस मशीन का हम इनपुट कैसे निकाल सकते हैं, और अगर इनपुट पता है तो आउटपुट कैसे निकाल सकते हैं, ये पढ़ना है। पूरे चैप्टर की बस यही कहानी है कि भैया फंक्शन एक मशीन है, इसमें कुछ इनपुट करोगे तो आउटपुट निकलेगा, और इनपुट कैसे निकाला जाए ये पढ़ना है, आउटपुट कैसे निकाला जाए ये पढ़ना है, और ये मशीन अलग अलग कंडीशन में किस तरीके से काम करता है ये पढ़ना है। बस इससे ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। समझ गया ना। तो ये एक छोटा सा चैप्टर का क्या है, एक निचोड़ है। आसान करके पढ़ोगे तो बहुत आसानी से निकल जाएगा, टफ करके पढ़ोगे, सोचोगे बहुत खतरनाक है तो नहीं पता चलेगा। मशीन की तरह सोचो, मशीन की तरह पट से बनेगा। ठीक है, अब हम लोग इसको रियल मायने में बुकिश नॉलेज से डिफाइन करेंगे और उसको भी काफी डीप में पढ़ते हुए चलेंगे। ठीक है, तो ये सब चीजें भी उतार लो, ये तुम्हारे समझने के लिए है। और अब जो बता रहे हैं वो आप अपने नोट्स को बढ़िया से करने के लिए बना सकते हो, ये तुम्हारे लिए है। ये अगर आपके नोट्स में नहीं, रफ कॉपी में भी रहेगा तो आपको समझ में आएगा, लेकिन अब जो बता रहे हैं वो आपके नोट्स में होना जरूरी है। ठीक, तो इसको उतारो, फिर आगे बढ़ते हैं। एक्चुअली थोड़ा सा कपड़ा मेरा आज ज़्यादा गीला हो गया, तो मेरे को एक सेकेंड राउंड भी इरेज करना पड़ रहा है ताकि मार्कर सही से चले। देखिए बच्चों, अब क्या है कि अब बुकिश बातें स्टार्ट हो रही हैं। फंक्शन का हम एग्जैक्ट डेफिनेशन पढ़ने वाले हैं, तो उसको पहले मैं लिख देता हूं क्या है डेफिनेशन, और फिर उसको तोड़ तोड़ के ब्रेक कर करके अच्छे से समझेंगे। ठीक है ना, आ जाओ। तो भाई साहब, जो हम डेफिनेशन पढ़ने वाले हैं बच्चों, सुनना मेरी बात को खूब बढ़िया से। वो डेफिनेशन है फंक्शन
as a special kind of relation. Function as a special kind of relation. यानी अब हम लोग फंक्शन को डिफाइन करने जा रहे हैं. कैसे डिफाइन करने जा रहे हैं कि जो फंक्शन है वो रिलेशन का एक स्पेशल टाइप है, रिलेशन का एक स्पेशल काइंड है. यानी आपके हिसाब से सर रिलेशन ही फंक्शन है? जी हां, रिलेशन ही फंक्शन है, लेकिन इस रिलेशन के पास कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक होने चाहिए जिसके वजह से ये फंक्शन में कन्वर्ट हो जाए. जैसे एक इंसान ही आईपीएस ऑफिसर बनता है, एक इंसान ही डीएम बनता है, एक इंसान ही आईआईटी बीटेक इंजीनियर बनता है. तो ये सब होते इंसान ही हैं, लेकिन इस जिसने जो आईपीएस बना है वो इंसान होने के साथ साथ कुछ एडिशनल कैरेक्टरिस्टिक को सेटिस्फाई करता है और इसीलिए वो आईपीएस ऑफिसर है. एक इंसान जो कुछ बीटेक इंजीनियर है वो कुछ अलग टाइप के कैरेक्टरिस्टिक को फॉलो करता है और वो बीटेक इंजीनियर बन जाता है. एक इंसान जो चोर है वो अलग टाइप का कैरेक्टरिस्टिक फॉलो करता है और वो चोर बन जाता है. समझ रहे हो ना? तो होते सब इंसान ही है, बट कैरेक्टरिस्टिक अलग अलग फॉलो करने की वजह से वो अलग अलग टाइप में चले जाते हैं. उसी तरह फंक्शन भी है रिलेशन ही, लेकिन वो कुछ स्पेशल बातें फॉलो करता है एंड दैट्स वाई वो रिलेशन से क्या बन जाता है? फंक्शन बन जाता है. तो क्या है स्पेशल बातें, क्यों वो फंक्शन बन गया, ये सब चीजें डेफिनेशन में पता चलेगी. तो पहले लिखते हैं खूब बढ़िया से और फिर समझते हैं. तो डेफिनेशन क्या कह रहा है? कहता है लेट कैपिटल ए एंड कैपिटल बी आर two non-empty sets, are two non-empty sets. ठीक है, कैपिटल ए एंड कैपिटल बी दो नॉन एम्प्टी सेट्स हैं. आगे कहता है अ रिलेशन एफ, अब देखो बच्चों ऐसा है कि हर बार हम लोग रिलेशन को कैपिटल आर से डिनोट करते थे, लेकिन इस बार हम रिलेशन को स्मॉल एफ से डिनोट किए. क्यों? क्योंकि ये आगे चल के फंक्शन बनने वाला है. ठीक है, तो फंक्शन का एफ यूज किया जाए, रिलेशन का आर क्यों? ठीक है, तो अ रिलेशन एफ फ्रॉम ए टू बी, दैट इज subset of A cross B is called a function, अब फंक्शन को एक और नाम से जाना जाता है बाबू, मैपिंग. फंक्शन को एक और नाम से हम जानते हैं मैपिंग के नाम से. तो अ फंक्शन और अ मैपिंग फ्रॉम ए टू बी, इफ क्या लिखा हुआ है बच्चों? इफ दो स्पेशल कंडीशन है. पहला दो कंडीशन क्या क्या है? सबसे पहला फॉर ईच ए जो कि कैपिटल ए में है, हर वो ए जो कैपिटल ए के अंदर है, देयर एग्जिस्ट अ बी जो कैपिटल बी में हो और ऑर्डर पेयर ए बी एफ के अंदर हो. ये पहली कंडीशन. मैं समझाऊंगा, बात समझाऊंगा, समझने की कोशिश करो. और दूसरा आता है, दूसरा कंडीशन क्या है? इफ ए कॉमा बी जो है वो एफ में है ना, उसी के साथ साथ ए कॉमा सी भी हमारे एफ में है, तो गारंटेड अगर बी और सी बराबर है तब जाके वो रिलेशन फंक्शन कहलाएगा, अदरवाइज नहीं कहलाएगा. तो एक रिलेशन को फंक्शन होने के लिए मेरे प्यारे बच्चों ये दो कंडीशन फॉलो करना काफी जरूरी है. अब चलो जरा एलेबोरेट करते हैं, इन चीजों को थोड़ा एक्सपैंड करते हैं. ठीक, सुनो. अगर कोई रिलेशन है, वो सिर्फ रिलेशन है, उसको फंक्शन से कोई लेना देना नहीं है, तो बस एक सिंपल सी कंडीशन होनी चाहिए. समझना यहां पे, जैसे मान लो कि हमारे पास एक रिलेशन है एफ. अगर ये सिर्फ रिलेशन है
तो ये सिर्फ और सिर्फ ए क्रॉस बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट होना चाहिए। अगर रिलेशन है तो सिर्फ कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होना चाहिए, बस, इससे ज्यादा कोई जरूरत नहीं है। लेकिन असल में ये अब रिलेशन नहीं रह गया मेरे बच्चों, ये रिलेशन से बदल गया फंक्शन में। क्यों फंक्शन में बदल गया? आखिर इसमें रिलेशन से ऐसा कौन सा स्पेशल क्वालिटी आ गया, क्या स्पेशल बात हो गई इस रिलेशन की कि ये एक रिलेशन होने के बावजूद भी फंक्शन है? तो दो बातें इसके साथ हुई। पहली बातें क्या हुई? इसने क्या कहा कि अगर कोई भी एलिमेंट ए है, कोई भी एलिमेंट है ए जो कि कैपिटल ए में है, तब पक्का बी में भी एक ऐसा एलिमेंट होना चाहिए जब मेरा ऑर्डर पेयर किससे बिलोंग करने लगे, एफ से। यानी ये वही बात हो गई मेरे बच्चों कि अगर मेरा ये ए इनपुट का काम कर रहा है और ये बी आउटपुट का काम कर रहा है, तो इसमें ए होगा, बी होगा, ऐसे करते करते ढेर सारे होंगे। इसमें आउटपुट होगा, 1 होगा, 2 होगा, ऐसे करते करते ढेर सारे होंगे। तो अगर कोई एलिमेंट है जो ए से है, यानी इनपुट में है, तो उसके लिए कोई ना कोई आउटपुट में मिलना चाहिए। रिलेशन में ऐसा नहीं था। रिलेशन में था कि मिले तो भी अच्छा है, ना मिले तो भी अच्छा है। लेकिन फंक्शन क्या कहता है? ना ना ना, अगर हम ए से बी डिफाइंड हैं तो ए का हर एक एलिमेंट के लिए मेरे पास बी में कोई ना कोई तो एलिमेंट होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि ए मेरा इनपुट है और मेरे इनपुट को अगर मेरे में डालोगे तो हम आउटपुट देंगे ना। हम तो फंक्शन है, हम रिलेशन थोड़ी है कि हम इनपुट के बजाय आउटपुट ना दें, हम तो देंगे। तो सबसे पहली बात जो रिलेशन को फंक्शन से अलग करती है या फिर फंक्शन को रिलेशन से अलग करती है, वो क्या है? जनरल रिलेशन में जरूरी नहीं है कि सारे का कोई ना कोई ऑर्डर पेयर मिले, लेकिन फंक्शन होने के लिए मस्ट है कि भैया फॉर ईच, हर एक ए के लिए जो कैपिटल ए में है, कोई ना कोई बी एग्जिस्ट करना चाहिए ताकि ए कॉमा बी मेरे फंक्शन में हो। पहली कंडीशन। दूसरा कंडीशन क्या कहता है कि भाई साहब, अगर मान लो ऑर्डर पेयर ए कॉमा बी फंक्शन में है और ऑर्डर कॉमा ए कॉमा सी भी फंक्शन में है, तो गारंटेड बी और सी बराबर होना चाहिए। अगर बराबर नहीं है तो वो रिलेशन फंक्शन नहीं होने वाला। मतलब क्या है सर? मतलब ये है कि अगर मान लो कि हमने 1 इनपुट किया, हमें 4 मिला, और पता चला कि हम 1 इनपुट किए, हमें 5 मिला, तो क्या ये फंक्शन हो पाएगा? क्या ये फंक्शन कभी भी हो पाएगा? 1 के इनपुट पे 4 और 1 के इनपुट पे 5, तो भैया 1 डालने पे 4 भी मिल रहा है, 1 डालने पे भी 5 भी मिल रहा है, तो मशीन खराब है ना यार। तो क्या ये फंक्शन होगा? नहीं। ये रिलेशन हो सकता है लेकिन ये फंक्शन तो कदापि नहीं होने वाला। तो उसने क्या बोला कि अगर मान लो ऐसा सिचुएशन है कि हमको 1 डालने पे ए मिल गया, हमको 1 डालने पे बी मिल गया, तो ये फंक्शन तब होगा जब ए और बी आपस में क्या हो जाए? बराबर हो जाए। अदरवाइज भैया लाइफ खत्म हो जाएगी, मर जाएगा, वो फंक्शन नहीं रहेगा। तो सिंपल बात समझने की कोशिश करो। ए और बी अगर कोई नॉन एम्प्टी सेट है और कोई रिलेशन है जो ए से लेके बी पे डिफाइंड है, तो वो रिलेशन फंक्शन तब बन सकता है जब ए के हर एक एलिमेंट के लिए बी में कोई ना कोई ऐसा एलिमेंट जरूर हो जिसका ऑर्डर पेयर हमारे फंक्शन से बिलोंग करता हो। दूसरा कि ए का हर एक एलिमेंट अगर बी से कनेक्टेड है तो यूनिकली कनेक्टेड हो। यानी अगर सोचो, ऐसे समझने की कोशिश करो कि अगर 1 का कनेक्शन 4 से हो चुका है तो अब 1 का कनेक्शन किसी और से मत कराओ। जैसे मान लो यहां पे हम एक सिंपल सा एग्जांपल बता रहे हैं, यहाँ 1 2 3 है, यहाँ ए बी सी है। अब 1 का अगर ए से कनेक्शन हो चुका है, इसका मतलब है कि 1 डालने पे हमको ए एज अ आउटपुट मिल चुका है।
तो 1 का अब किसी और से कनेक्शन मत कराओ, 1 का B से ना कराओ, 1 का C से ना कराओ, बिकॉज 1 पे एक इनपुट पे एक ही आउटपुट वैलिड है, एक से ज्यादा आउटपुट वैलिड नहीं है। आ रही है बात समझ में? इसको ऐसे समझो ना, हमारे जो भारतीय सभ्यता है, इस भारतीय सभ्यता में हिंदू समाज में जो शादियां होती हैं, अगर एक ये इधर वाली साइड को औरत समझो, इस वाले साइड को फीमेल समझो, समझना मेरी बात को, और इस वाले साइड को मेल समझो, ठीक है? ये ज्यादा तुमको दिन तक याद रहेगा कि अगर एक फीमेल का एक मेल के साथ शादी हो गया है, तो अब इस फीमेल को किसी दूसरे मेल के साथ शादी करना अलाउड नहीं है, ठीक? लेकिन इसी का उल्टा चल सकता है, एक और फीमेल आ गई और उसी फीमेल का दूसरे के साथ, एक ही मेल के साथ शादी हो सकता है। आप देखते हैं कि बहुत से ऐसे जगह हैं, जैसे हमारे बेसिकली हमारे हिंदू सभ्यता में तो कम, लेकिन हमारे जो मुस्लिम सभ्यता, मुस्लिम भाई लोग हैं, उनके में है कि आप एक से ज्यादा क्या बेगम यानी वाइफ रख सकते हैं। तो मैंने वही कहने का मतलब है कि जैसे हिंदू सभ्यता की बात करो तो एक फीमेल का किसी एक मेल से अगर शादी हो गया तो दूसरे मेल से शादी नहीं हो सकता है। लेकिन उसके वही उल्टे में देख लो तो दो फीमेल का एक ही मेल से शादी हो पाता है। बहुत बार ऐसा हम लोग को देखने को मिला है, हमारे हिंदू सभ्यता में देखने को मिल जाता है, कभी कभी तो, कभी कभी क्या बहुत बार देखने को मिलता है। नहीं तो वही चीज है कि अलग अलग इनपुट के लिए एक आउटपुट हो सकता है, लेकिन एक ही इनपुट के लिए दो या दो से ज्यादा आउटपुट हो जाए ये पॉसिबल नहीं है। वो फंक्शन नहीं कहलाता, वो क्या कहलाता है? वो रिलेशन कहलाता है। वो फंक्शन नहीं कहलाएगा, वो रिलेशन कहलाएगा आपका। आ रही है ना बात समझ में? तो देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन अ सिंपल रिलेशन एंड अ फंक्शन। व्हाट इज दैट डिफरेंस? इन रिलेशन देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन, द कंडीशन इज दैट that order pair, the set of that order pair must be subset of Cartesian product. But in the function सिर्फ सबसेट होने से काम नहीं चलेगा, सबसेट होगा तब तो रिलेशन हुआ, लेकिन रिलेशन के बाद उसको फंक्शन भी बनना है तो उसे दो एक्स्ट्रा कंडीशन भी फुलफिल करने होते हैं। समझ रहे हो ना बात को? अब इसको उतारो, ये काफी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। इसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं और क्वेश्चंस करके समझने की कोशिश करते हैं कि कहां तक की कॉन्सेप्ट क्लियर हुई है। तुम इसको उतारो, मैं एक बार चेक कर लूं कि जाई भाई आपने कितना मतलब कितने वीडियो रिकॉर्ड भी हो रहा है कि नहीं, क्योंकि अब डर लगा रहता है। ठीक, तो आप एक बार प्लीज इसको बढ़िया से उतारिए, फिर हम जरा चेक करते हैं। चलो फटाक से करो। चलो बच्चों, वीडियो तो काफ़ी अच्छे से रिकॉर्ड हो रहा है, लेकिन हम देखने गए तो एक चीज़ और हमको पता चल गया कि बाबू टाइम अप हो चुका है। नहीं तो आज का क्लास यहीं तक रखते हैं, इससे ज़्यादा लेके जाएंगे तो फिर तुम्हें भी दिक्कत होगी और हमें भी दिक्कत होगी, तो इतना काफ़ी है। कल के जब हम क्लास में आएंगे तो इसको 5 मिनट में पूरा रिवाइज करेंगे और इस पे बेस्ड कुछ बेहतरीन एग्जाम्पल्स देखेंगे और उस एग्जाम्पल से फंक्शन को समझने की कोशिश करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको आज की क्लास पढ़ने में मजा आया हो। इस क्लास को शेयर कर दो, फैला दो जितना फैला सकते हो, बिकॉज ये पब्लिक होने वाला है। हर चैप्टर का पहला वीडियो मैथ्स का मैं पब्लिक करूंगा ताकि और भी बच्चे जो हमारे चैनल से जुड़ पाए उनको पता चल पाए कि हमने बैचेज स्टार्ट कर दिया है। समझ रहे हो बात को? और बाकी सारे जो टॉपिक होंगे वो प्राइवेट होंगे। तो बस शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिए, कमेंट जरूर करिएगा प्रेजेंट सर, और घर पे रहिए मेरे प्यारे बच्चों, खुश रहिए और अपने पूरे परिवार का ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट, स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी।